बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार और पार्टी से नाराज चल रही है। सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने पोस्ट को लेकर अटकलें और तेज हो गई। लेकिन रविवार को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर साफ किया कि उनके नाम से फैलाए जा रहे सारे अफवाह और प्रचार पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी हड़पने की मंशा से दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वे इनसे प्रभावित नहीं होगी। रोहिणी ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि उनका राजनीति में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो वे विधानसभा या राज्यसभा की सदस्य बनना चाहती है, न ही किसी पद की आकांक्षा रखती है। परिवार के किसी भी सदस्य से उनकी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। उनके अनुसार उनके लिए आत्मसम्मान और माता पिता के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में महालया पर्व की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख समृद्धि और शक्ति लाए। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि महिलाओं, माताओं और बेटियों के प्रति सम्मान का भाव हमेशा रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अश्लील या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ट्रोलर्स और पेड मीडिया लगातार उनके खिलाफ नकारात्मक बातें फैला रही है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। लेकिन उन्होंने साफ किया कि ऐसे प्रचार का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि वे केवल अपने परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान को सर्वोपरि मानती है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज ने अपने वकील शिवनंदन भारती के साथ हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बातें की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से मनी मिराज और वनु द ग्रेट के बीच चल रहे विवाद पर थी, क्योंकि एक्ट्रेस वनु द ग्रेट ने मनी मिराज पर शादी के नाम पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनी मिराज ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में इंसाफ की उम्मीद है। मनी मिराज ने कहा कि हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि उनसे लगाव था, एक अच्छी दोस्ती थी, मगर शादी नहीं करनी थी। वह चाहती है कि शादी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। यह बात मनी मिराज के वकील ने भी कही। मैं मुस्लिम और वो हिंदू, फिर शादी कैसे? मनी मिराज ने कहा कि शादी कैसे कर सकते हैं? वह दूसरे धर्म की है और मैं दूसरे धर्म का। जो मेरे घर और मैं जिस समाज से आता हूँ, ये किसी को मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी हिंदू लड़की को शादी करके घर लाऊं और घर के लोगों को बुरा लगे। बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज ने कहा कि वनु द ग्रेट के साथ मेरी जोड़ी हिट थी। बहुत सारे लोग चाहते थे कि यह जोड़ी टूटे। इसमें कोई तीसरा लोग हमारी टीम को तोड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ बहुत लोग साजिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। इस विवाद के बीच मनी मिराज ने अपनी और वनु द ग्रेट की शादी के अटकलों पर भी विराम लगा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे फिलहाल शादी नहीं कर रहे हैं और न ही वनु द ग्रेट से उनका कोई संबंध है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। सियासत में कोई किसी से कमजोर नहीं होता, बस अपने अपने दाव की बात होती है। कभी बिहार की सियासत में हासिल पर चली गई कांग्रेस पार्टी आज राजद को आंखें दिखाने में जुटी है। कभी पटना से बैठकर दिल्ली की सियासत का फैसला करने वाले लालू यादव अब अपने बेटे का सियासी करियर नहीं संवार पा रहे हैं। बिहार की सियासत में कभी राजद की पिछ लग्गू रही कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट सीट पर बैठने की तैयारी कर रही है। तभी तो राहुल गांधी लगातार वो फैसले ले रहे हैं जो लालू यादव को पसंद नहीं आएंगे। दरअसल राजद अध्यक्ष को जिस नेता से परहेज है, राहुल गांधी ने उसे बिहार चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल कर लिया है। अब यह नेता बिहार चुनाव में टिकट बांटने का काम करेगा। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। वोटर अधिकार यात्रा में पप्पू यादव की अनदेखी सुर्खियों में रहे थे, लेकिन एक महीने के अंदर ही सीन बदल गया है। कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव की सक्रियता बढ़ने लगी है। 19 सितंबर को बिहार कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के चुनाव समिति की मीटिंग में पप्पू यादव के आने से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सीमांचल पर फोकस किए हुए है और इस इलाके की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। वैसे भी बिहार में कांग्रेस के 3 सांसद हैं,
जिनमें से 2 सांसद सीमांचल से है। अगर पप्पू यादव को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 3 हो जाता है। पप्पू यादव की कांग्रेस में सक्रियता से सियासी पारा चढ़ गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो काम लोकसभा चुनाव में राजद ने किया था, विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार थे, लिहाजा सभी क्षेत्रीय दलों को साधना उनकी मजबूरी थी। राजद अध्यक्ष ने इसका बखूबी फायदा उठाया था और कांग्रेस को अपने इशारों पर नचाया था। लालू यादव ने सीट शेयरिंग से लेकर कांग्रेस में टिकट वितरण तक में अपना हस्तक्षेप किया था। इसी कारण पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर होना पड़ा और कन्हैया कुमार को दिल्ली जाना पड़ा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। देश भर में जीएसटी रिफॉर्म्स आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गया है। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। देश में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है। इसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। इससे पहले जीएसटी रिफॉर्म किया जाना केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा है। इसका सबसे बड़ा असर होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन, बेकरी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य सेक्टर पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से केक, पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, मिक्सचर आदि की कीमत पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इस पर 5% स्लैब हो गया है। दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार चुनाव भी होने वाले हैं, लिहाजा जीएसटी रिफॉर्म का असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। एनडीए के नेता इससे काफी उत्साहित है। एनडीए नेताओं की उम्मीद है कि यह कदम बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छठ पूजा का व्यापक प्रभाव है। सियासत की जानकारी रखने वाले भी इसे एनडीए सरकार का बड़ा दाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जीएसटी में कटौती से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार चुनावी साल में हर तबके को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उधर बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि भी जारी हो सकती है। इससे लोगों के दिलों दिमाग पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों को संबोधित किया। बहुत से घरेलू उपयोग के सामान हैं जिनका जीएसटी 0 भी किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश के लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने प्रयास से महंगाई कम करने की कोशिश की गई है। व्यापारी समाज को भी राहत दी गई है। बिहार चुनाव को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी 24 और 25 सितंबर को पटना में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता रखने के लिए प्रत्येक जिला के 15 से 20 प्रमुख लोगों को पटना में हम बुला रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 24 और 25 सितंबर को प्रत्येक जिला के जितने विधानसभा है उसके उम्मीदवार चयन पर गहन चर्चा करेंगे और एक सूची तैयार करेंगे, जिससे आने वाले समय में चुनाव समिति की बैठक में अपना सुझाव दिया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी इस महीने के अंत में बिहार आ सकते हैं। चुनावी साल में पीएम का यह 8वां दौरा होगा। अब पीएम मोदी पटना आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 29 सितंबर को प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना आ सकते हैं। पटना वासियों को पीएम मोदी पटना मेट्रो की सौगात दे सकते हैं। बता दें कि पटना मेट्रो का ट्रायल सफल रहा है और अब मेट्रो ट्रेन उद्घाटन के लिए तैयार है। उद्घाटन के साथ ही पहली बार पटना के लोग मेट्रो ट्रेन में सफर का अनुभव कर पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो। ऐसे में पीएम मोदी की जल्द ही एक और बिहार यात्रा तय हो सकती है। हालांकि अभी तक पीएमओ की ओर से इस पर कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। जी बिहार झारखंड ने 19 सितंबर को ही बता दिया था कि अभी पीएम मोदी का कम से कम एक बिहार दौरा बाकी है। हमने उस वक्त भी कहा था कि बिहार चुनाव से पहले पटना मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा और एनडीए की ओर से इतने बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों ही कराया जा सकता है। उस वक्त भी हमने कहा था कि नवरात्र में ही पीएम मोदी बिहार की यात्रा कर सकते हैं और पटना मेट्रो का लोकार्पण कर सकते हैं। बता दें कि पटना मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल
पूरा हो चुका है और तकनीकी जांच भी संपन्न हो चुकी है। ट्रायल के दौरान सभी तकनीकी पहलुओं की गंभीरता से जांच की गई। इनमें ब्रेक, स्पीड कंट्रोल, सिग्नलिंग, यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा आदि को परखा गया। अब ट्रेन को सिर्फ हरी झंडी दिखाना रह गया है। बता दें कि बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह आखिरी दौरा हो सकता है। पटना मेट्रो के बाद किसी भी समय चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनावी साल में पीएम मोदी अब तक 7 बार बिहार आ चुके हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी पहली बार 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आए थे। इस दौरान पीएम ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की थी। इसके बाद 24 अप्रैल को मधुबनी से 13,480 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 29 मई को पटना एयरपोर्ट और एनटीपीसी बिजली परियोजनाओं का शुभारंभ करने आए। फिर 20 जून को सिवान से 5,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 18 जुलाई को मोतिहारी से 7,217 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। 22 अगस्त को गया से हजारों करोड़ की सौगात दी। वहीं 15 सितंबर को पीएम आखिरी बार पूर्णिया आए थे, जहां उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह न सिर्फ अपनी दमदार गायकी और अभिनय के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ आदतें भी अक्सर चर्चा का मुद्दा बन जाती है। इनमें से एक सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात है, क्या भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह खैनी खाते हैं? इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो खैनी जैसी चीज कुछ लिए हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर राइज एंड फॉल शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पवन सिंह के हाथ में खैनी और चूना देखा जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि वह खैनी है। जीएसटी में कटौती के बाद अब किचन के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, उपकरणों और वाहन तक लगभग 375 सामान सोमवार यानी 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसे आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। अधिकांश दवाओं, फॉर्मुलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा। सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी में बदलाव करने का या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है। जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर टैक्स दरें क्रमशः 18% और 28% कर दी गई है। कई कार कंपनियां पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर चुकी है। बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स 12 या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टेल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टर शेव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत भी कम हो सकती है, क्योंकि इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% हो गया है। 22 सितंबर से जीएसटी में 2 स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18% टैक्स लगेगा। विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स देना होगा। वहीं तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28% टैक्स के साथ ही उपकर भी लगेगा। अभी जीएसटी के 4, 5, 12, 18 और 28% के स्लैब है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक 1000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पहल विस्तारित मुख्यमंत्री संकल्प स्वयं
सहायता भत्ता योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 20 से 25 आयु वर्ग के उन युवाओं को सहायता प्रदान करना है जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं है या स्वरोजगार में संलग्न नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना, उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हम लोगों की प्राथमिकता रही है। आप अवगत है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी या रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक या युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान और वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक या युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सीएम युवाओं को खुश करते हुए लिखे कि 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक या युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं है और नौकरी या रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है या सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, उनको भी 1000 रुपए प्रति महीने की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक या युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारियां करने में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। यहाँ के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने और देश और राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। यूट्यूबर मनी मिराज ने हाल ही में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्ट्रेस वनु दी ग्रेट के साथ चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब वनु दी ग्रेट ने मनी मिराज पर शादी के नाम पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया था। मनी मिराज ने स्वीकार किया कि उन्हें वनु दी ग्रेट से लगाव था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि उनसे लगाव था, एक अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शादी नहीं करनी थी। मनी मिराज ने शादी न करने का एक बड़ा कारण धर्म को बताया। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और वह हिंदू है, हमारे अलग अलग धर्म है, मेरे परिवार और समाज को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह नहीं चाहते कि किसी हिंदू लड़की से शादी करके लोगों को नाराज करे। मनी मिराज ने साफ तौर पर कहा कि वे फिलहाल शादी नहीं कर रहे हैं और न ही वनु दी ग्रेट से उनका कोई संबंध है। इस बयान से उन्होंने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जो उनके और वनु दी ग्रेट के बीच शादी की खबरों को लेकर चल रहे थे। बता दें कि बिहार के यूट्यूबर मनी मिराज और एक्ट्रेस वनु दी ग्रेट के बीच विवाद चल रहा है। वनु दी ग्रेट ने मनी मिराज पर शादी करके धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मनी मिराज पर जबरन शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया था। वनु दी ग्रेट ने सोशल मीडिया पर अपने और मनी मिराज के एक साथ के वीडियो भी पोस्ट किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों को जांचने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले सप्ताह बिहार दौरे पर आ सकते हैं। यह मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और उनसे चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईसी ज्ञानेश कुमार सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में बिहार आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे के तुरंत बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के आगामी बिहार दौरे का उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना है। सूत्रों के मुताबिक त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए चुनाव का शेड्यूल तय किया जा सकता है। बता दें कि बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव कराने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार 3 चरणों में मतदान 5 से 15 नवंबर के बीच हो सकता है ताकि 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन हो सके। वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है। दिवाली और छठ पूजा 2 बड़े त्योहार आने वाले हैं
बिहार में छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। सियासी जानकारों के मुताबिक चुनाव का कार्यक्रम तय करते वक्त छठ पूजा को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। छठ पूजा के तुरंत बाद मतदान का कार्यक्रम तय होने की संभावना है। वहीं चुनाव का शेड्यूल तय होने से पहले बिहार SIR की फाइनल लिस्ट भी प्रकाशित होनी है। SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। राजद और AIMIM सहित कई अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में कोर्ट का फैसला क्या आएगा, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटल टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड।